बिहार न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार इन दिनों सियासत का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। राहुल गांधी के बाद आज से तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार में यात्रा की शुरुआत की है, जिसके बाद से महागठबंधन के भीतर सब कुछ नहीं चलने को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या है पूरा मामला, इस खबर पे करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले मध्य प्रदेश के दौरे की, जहां वो करेंगे एक बड़े अभियान की शुरुआत। होगी बात बाढ़ बारिश से परेशान पहाड़ी राज्यों की भी। दिखाएंगे डीडी न्यूज की विशेष सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री में आज क्या है बात, जिसमें बात होगी आज भारत की सॉफ्ट पावर की जो लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क किया रखेंगे आधारशिला। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का भी करेंगे शुभारंभ। महिला स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की मजबूती की दिशा में होगा ऐतिहासिक कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। सशस्त्र बलों से युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़कर सोचने का किया आह्वान। कहा सूचना जैविक व वैचारिक युद्ध से निपटने को रहे सतर्क और रहे तैयार। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा को लेकर एनडीए ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा तेजस्वी यादव चल रहे हैं साख बचाने की सियासी दांव। यात्रा को बताया महागठबंधन की आपसी कलह का नतीजा। देश को नशा मुक्त करने पर के संकल्प पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा देश के नशा मुक्त होने पर ही 2047 का विजन होगा सफल। मोदी सरकार फिर से चलाएगी विकसित कृषि संकल्प अभियान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रबी की फसलों पर राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक। राज्यवार फसलवार रोडमैप बनाने पर दिया जोर। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और बात बिहार की करते हैं। बिहार इन दिनों सियासत का बड़ा केंद्र बना हुआ है। बीते दिनों राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था, तो अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर निकले हैं। महागठबंधन के दोनों नेताओं की अपनी अपनी यात्राओं को लेकर आपसी तालमेल पर राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही खींचतान की बात कही, तो बीते लंबे समय से दोनों दलों के नेताओं के विरोधाभासी कई बयानों को लेकर भी संशय बना हुआ है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ आपस में ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। बिहार विधानसभा की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। वहीं हाल में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ यात्रा निकालने के तुरंत बाद ही तेजस्वी के अलग यात्रा निकालने के पीछे कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे और सीएम फेस पर पेंच फंसा हुआ है। वहीं तेजस्वी की इस यात्रा को लेकर भाजपा हमलावर है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। तेजस्वी यादव को पहले वोट अधिकार यात्रा के नाम पर साथ घुमाना और उसके बाद तेजस्वी यादव को धोखा देना, तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं करना, इसके बाद तेजस्वी यादव के द्वारा स्वयं यात्रा पर निकल जाना। बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि इन दोनों ही दलों ने बिहार को किस प्रकार से लूटा है। जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता, सड़क पर निकले होते तो आज यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यात्रा करना एक उद्देश्य के लिए होता है। आप तो निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यात्रा निकालें। तेजस्वी यादव की यात्रा से बिहार की राजनीति में महागठबंधन के अंदर चल रही कलह को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां आरजेडी नेता इस तरह के किसी संशय से इनकार करते दिखे, तो वहीं सत्तापक्ष इस मामले में विपक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं,
आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। राजनीति में पॉलिटिकल ड्राइवर बनने के बावजूद तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने नेता नहीं घोषित किया, तो राजनीतिक तनाव में चूंकि राहुल गांधी जी के सामने ये राजनीति में बौना साबित हो गए, तो बेचैनी में तड़प करके इन्होंने यात्रा निकालने का निर्णय लिया। महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में निकलने वाले तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को महागठबंधन में अपनी पकड़ मजबूत करने का रास्ता माना जा रहा है। मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार की सियासी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष महागठबंधन में छिड़ रहा महाभारत, क्योंकि इसको लेकर लगातार राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो रही हैं कि किस प्रकार से महागठबंधन में नेताओं के बीच आपसी तालमेल को लेकर ही खबरें लगातार बनती रहती हैं कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। तो एक तरीके से महागठबंधन में छिड़ रहा महाभारत, इसकी सुगबुगाहट लंबे समय से तमाम उन बयानों के बाद भी सामने आती रही है जो महागठबंधन के दोनों दलों के नेताओं के बीच से आते रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस बीच हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। बहुत जल्दी ही बीजेपी और आरजेडी से भी जो प्रतिनिधि है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी राजनीतिक सवाल करेंगे। अनंत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं कि क्या तेजस्वी यादव की जो बिहार में यात्रा की शुरुआत है, राहुल गांधी की यात्रा के बाद में एनडीए के तमाम दल ये कह रहे हैं कि साहब ये आपसी जोर आजमाइश की एक पूरी प्रक्रिया है, राजनीतिक कोशिश है, क्या ये आपको लगता है इस प्रकार का आपसी जो मनमुटाव खींचतान है ये उसकी वजह से एक यात्रा निकल रही है? देखिए, यात्रा निकालना अच्छी बात है, लेकिन यात्रा का फलादेश भी तो कुछ होना चाहिए हरेंद्र जी। मुझे लगता है कि जो यात्रा निकल रही है, अभी अभी तो श्रीमान राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई है। अभी उससे थक के कुछ लोग आराम करके वापस राजनीति में आए भी हैं। बावजूद इसके तेजस्वी जी ने अपनी एक यात्रा निकाली है। अच्छी बात है, लोगों के बीच मिलना जुलना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा एक राजनीतिक और रणनीतिक चुनाव के समय कौशल की आवश्यकता होती है। अभी आज ही समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें प्रकाशित हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी 70 सीट मांग रही है। तो गठबंधन में उधर सीपीआई एमएल, जिसको माले कहते हैं बिहार के लोग, माले के लोग भी, उनको लगता है कि उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था तो उनको भी ज्यादा सीटें चाहिए। मुकेश सहनी जी अपने एक छोटे से प्रभाव क्षेत्र के हित को भी बढ़ाते हुए चाहते हैं कि ज्यादा सीटें चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर पार पा भी लेंगे किसी तरह, तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच की जो खींचतान है वो लंबा चलेगी और लंबे समय तक हम लोगों को राजनीतिक चर्चा का अवसर भी देगी। क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेसियों को ऐसा लग रहा है, जितने कांग्रेस के लोगों से मुझे मेरी बातचीत हो रही है, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद वो मजबूत हुए हैं और उनके इकोसिस्टम के कुछ पत्रकार भी इस प्रकार के लेख आदि लिखकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं कि राहुल गांधी के जाने के बाद कार्यकर्ता एनर्जाइज हो गए। हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये नहीं पता, लेकिन आर्यन जी मैं आपको बताऊं कि जब वो वोट अधिकार यात्रा भी चल रही थी तो मोतिहारी में एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी तो पोस्टरबाजी हो गई। दरभंगा में आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने अलग अलग पोस्टर लगाए। पप्पू यादव वाला किस्सा बहुत चर्चित भी हुआ जब उनको और कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे अंतर विरोध गठबंधन के, महागठबंधन के अंदर हैं। नेतृत्व को लेकर श्रीमान राहुल गांधी के सामने तेजस्वी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री 2029 में राहुल गांधी बनेंगे, और जब पत्रकारों ने तेजस्वी जी से पूछना चाहा कि आप मुख्यमंत्री, तो वो कन्नी काटते हुए नजर आए। और अभी तक कांग्रेस के का कोई भी व्यक्ति श्रीमान तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा या उम्मीदवार नहीं मान रहा है। मेरा सवाल आनंद जी, मेरा सवाल भी यही है, क्योंकि सीएम का चेहरा कौन हो महागठबंधन की ओर से, आरजेडी तो सीधे तौर पे घोषित तौर पे कहती कि नहीं साहब तेजस्वी एक तरीके से चेहरा है, लेकिन कांग्रेस कन्नी काटती है। तमाम बड़े सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी कन्नी काट गए, उनके तमाम जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं वो सीधे तौर पे एक तरीके से मना करते नजर आते हैं, लेकिन तेजस्वी कहते हैं अपने आप को असल मुख्यमंत्री की बात तरीके से पेश करते हैं। तो क्या एक सीएम शिप को लेकर भी आपसी मनमुटाव सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है, या महज एक राजनीतिक एक मौका दिखाई पड़ रहा है, एक तरीके से राजनीतिक आरोप मात्र भर है सिर्फ ये?
देखिए, मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ संदेह आपस में है, क्योंकि आप याद करिए, ये अनायास नहीं है कांग्रेस पार्टी का। आप याद करिए, जब कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को एक यात्रा के लिए बिहार में उतारा था, तब भी इस प्रकार की चर्चा चली थी कि तेजस्वी यादव किसी एक अन्य युवा नेता को नहीं उभरने देना चाहते हैं, ये उसलिए वो कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री नहीं देना चाहते हैं। और ये चर्चा तब भी चली थी जब कन्हैया कुमार के 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ने के बावजूद 2024 में उनको दिल्ली से टिकट दिया गया। तो इन चर्चाओं को उस समय बल मिला था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में कुछ पेच ऐसा फंसा हुआ है जिसको लेकर दोनों पार्टी दबाव की राजनीति कर रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कुछ दिनों पहले तेजस्वी जी का एक बयान आया कि समझिए 243 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, हमारी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। तो सार्वजनिक मंच से उन्हें एक तरीके से उन्होंने ऐलान किया था इस बात के, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ में श्याम कुमार जी, प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ गए, इसके अलावा मनीष पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए। आप दोनों का भी स्वागत है। श्याम कुमार जी, सवाल यही कि तेजस्वी यादव जी मंच से खुले तौर पे घोषणा करते हैं कि बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर एक तरीके से आरजेडी चुनाव लड़ेगी, लेकिन महागठबंधन के बैनर तले वो दोस्ती भी कायम रखने की बात होती है। तो ये तो विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए शायद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, आपसी दोस्ती है या दरार है? सरकार बन रही महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव साहब इसकी कमान संभालेंगे, इसमें कोई भ्रम नहीं है। महागठबंधन में कोई भी ऐसा मसला नहीं है। हमारा जो संघर्ष है बिहार की जनता के लिए, और ये जो आज की यात्रा की शुरुआत हुई वो हर बिहार वासी के लिए। सामाजिक न्याय और समाजवाद और निरपेक्षता हम लोग का सबसे बड़ा राजनीतिक दर्शन है, और बाबा साहेब के संविधान को सामने रख के हम लोग समाज परिवर्तन करेंगे। तो जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, जो आपने बात बताई है जी, उसमें लेके कोई भी कयास, मैं तो सम्मानित मीडिया के साथियों से कहूँ, अपील करूंगा, कोई भी कयास बेमानी साबित होगी, लिहाजा इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। श्याम जी, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, श्याम जी सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी ने अभी अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद में तेजस्वी जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। दो अलग यात्राओं के मायने क्या? जब दोनों लोग एक मंच पे थे पिछली यात्रा में, तो ये अलग की वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि दोनों लोग अपनी अपनी सियासी जमीन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही सहयोगी पे दबाव डालने को लेकर। नहीं, मैं आपको ये कहूंगा कि ये उसी हिस्सा की एक कड़ी है जी, और खास तौर से क्योंकि राहुल जी उनका भी कई कार्यक्रम लगा होता है, देश के कोने कोने में उनको जाना होता है, उनका बहुत सारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप सब लोग इसे अलग अलग न देख के एक जो हमारा सामूहिक प्रयास है बिहार बदलने का, बिहार बनाने का, नया बिहार बनाने का, उसी हिस्से के रूप में आप देखें तो सही होगा। ये ऐसा हमारा ठीक है। मनीष पांडे जी, वो एक नया बिहार बनाना चाह रहे हैं, बदलाव लाना चाह रहे हैं, और आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब महागठबंधन में आपसी दोस्ती नहीं दरार है। आप लोग ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? वो साफ तौर से खारिज कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पता नहीं क्यों इस यात्रा का नाम क्या सोचकर तेजस्वी यादव ने अधिकार यात्रा रखा। मेरे कई पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो चर्चा चल रही है, निश्चित रूप से ये जो गाली गलौज यात्रा थी राहुल गांधी की, उसमें किस प्रकार से मतलब बैकफुट पे आ गए थे तेजस्वी यादव, हम सभी लोगों ने देखा, चाहे वह हर मामलों में देखा। मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा जी, लेकिन उसके बाद की बात अगर आप देखें, सीटों को लेकर जिस प्रकार से पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा, अभी अभी बिहार प्रभारी का हम लोगों ने बयान सुना, उसके बाद इनकी यात्रा के पहले जब पूछा गया तो कहा कि बस चुनाव के बाद सारी चीजें तय होंगी। निश्चित रूप से यह बात अभी लटका हुआ है कि इंडी गठबंधन में बिहार का चेहरा कौन होगा, और वामपंथियों ने भी खुलकर इसका समर्थन नहीं किया है। लेकिन जब अधिकार की बात यात्री है और यात्रा की बात आती है, तो देखिए दो चीजें हैं बड़ा महत्वपूर्ण। पहला तो यह है कि यह यात्रा जहानाबाद से शुरू की गई। अब जहानाबाद, उस दौर में जहानाबाद को कैसे याद किया जाता है जी, और बदलाव बिहार को बदलने की, तो अभी जो वर्तमान में जो बिहार है, अभी मैं 5 दिन जहानाबाद रह के आया। जब गया में मोदी जी का कार्यक्रम था तो था रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक मैं कार्यक्रम की तैयारी हेतु बहुत डीप एरिया में, रूरल एरिया में मैं घूम रहा था। तो मुझे याद आया कि एक समय था जब मैं
विद्यार्थी परिषद में था और मैं 5 दिनों के पद यात्रा पर गया था जब सेनारी और उसके पहले नरसंहार हुए थे, तब का जहानाबाद और आज का शाहजहानाबाद। मैं उस पद यात्रा में था 85 लड़कों के साथ, विद्यार्थी परिषद के साथ जी। तो मैंने जब तुलना की दोनों जहानाबाद की, तो मुझे लगा कि जहानाबाद कितना बदल गया। अब इस बदले हुए जहानाबाद को तेजस्वी यादव बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलना चाहते हैं? तो उसी नरसंहार से बदलना चाहते हैं। तो देखिए, आज मुझे लगता है कि अगर लालू प्रसाद जी उस यात्रा में तेजस्वी जी के साथ होते तो मुझे लगता है कि और ज्यादा वह यादगार यात्रा होता जी। वो दौर में जब नरमुंड और महिलाएं, बच्चों का की जो सामूहिक हत्याएं होती थी तब। अब अधिकार की बात अगर देखेंगे तो देखिए, अधिकार किसका छीना है बिहार में? बिहार में अधिकार तो सिर्फ तेजस्वी यादव का छीना है, और तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव का अधिकार छीना है। अभी जो लोग चर्चा करेंगे तो तेजस्वी यादव का बिहार वासियों ने अधिकार छीना है, 2005 से अधिकार छीने हुए हैं, और तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप का अधिकार छीना है। अब सारण वालों ने रोहिणी आचार्य का अधिकार छीना है। तो देखिए, ये परिवार के लोगों का, जो राजनीतिक लोग हैं, इनको अपना अधिकार चाहिए। बिहार की जनता तो संतुष्ट है। ठीक है श्याम जी, ठीक हो गया, आपका पॉइंट मनीष आ गया। अधिकार की आप बात कर रहे हैं और आप एक तरीके से परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। श्याम जी, सवाल यही खड़ा होता है कि परिवारवाद को लेकर आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पे लगातार बीजेपी एनडीए के नेता हमलावर रहते हैं, और इसका बिहार में भी एक रिफ्लेक्शन साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, और इस अधिकार यात्रा को लेकर भी बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। श्याम जी, देखिए, इसमें मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दूं जी कि परिवारवाद पर भाजपा को बोलने का कोई नैतिक साहस नहीं। बिहार की राजनीति से लेकर और दिल्ली की राजनीति तक आप खाली डेटा निकाल लीजिए। आप उतने नाम की जो लिस्ट लूंगा तो आपको घंटा 2 घंटा प्रोग्राम करना पड़ेगा जी। दूसरे पीढ़ी के भाजपा के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये परिवारवाद पर सिर्फ एक नैरेटिव बना के, मिथक बना के, एक माहौल बना के सियासी लाभ लेना चाहते हैं, जो उनका काम है। इसमें महारत हासिल है इनको, इसमें कोई जोड़ा नहीं है। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो अधिकार यात्रा आज शुरू हुई है, बिहार अधिकार यात्रा, आप बताइए ना कि आज बिहार बीमारू राज्य में सबसे पीछे है। गरीबी की अगर आप डेटा निकाल लेंगे, बेरोजगारी के डेटा नहीं, एम्प्लॉयमेंट, अपराध के ऊपर तो आपने कई कार्यक्रम किए हैं मेरे ख्याल से। अपराधियों के जो हौसले बुलंद है बिहार में एनडीए सरकार के नेतृत्व में, वो आप जानते हैं। तो आज तो इनको बोलने का कोई मतलब नहीं है। 20 साल की इनकी डबल इंजन की फेल सरकार रही है। हमने एक रोड मैप दिया है। ठीक है मनीष जी, बिहार विकास और अपराध के मोर्चे पे आपकी इस डबल इंजन सरकार में कहां पे खड़ा है? आप जो आरोप उन पे लगा रहे हैं वो कह रहा है कि आपके यहाँ भी बदहाल स्थिति दिखाई पड़ रही है। मनीष जी, जल्दी से। नहीं, देखिए, वही तो जहानाबाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना। जो बात हमारे श्याम भाई कह रहे हैं, अब जहानाबाद से यात्रा निकली है, वो जहानाबाद जिसको इतिहास के पन्नों में कई उसकी कहानियां, नरसंहारों की दर्ज है। अब आज ये वहां से यात्रा निकालने में सफल हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि बिहार में कितनी शांति है, बिहार का माहौल कितना बदला हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव ने उन वायरस को, जो सो गए 11 वर्षों में, 20 वर्षों में, जो तत्व कमजोर पड़ गए, उन तत्वों को, चूंकि इनकी यात्रा मैक्सिमम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही ज्यादातर है, तो देखिए, ये अपनी राजनीति का आधार किन क्षेत्रों में ढूंढते हैं। चूंकि राहुल गांधी को जो राजनीति का आधार था वो सीमांचल क्षेत्र था, तुष्टिकरण वाला क्षेत्र था, तो वो अपना अधिकार लेकर अपना अधिकार की बात करके चले गए। अब जो तेजस्वी यादव जो अधिकार की बात कर रहे हैं, वह अधिकार की बात जो है नक्सल प्रभावित, नक्सल बेल्ट जो बिहार का था, जहां नरसंहार होते थे, जहां पर आपस में जातीय हिंसा होती थी, दो जातियां आपस में भिड़ती थी, उन क्षेत्रों में फिर से जातीय तनाव बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो सब ठीक है, ये दौर से तो बिहार कम से कम बाहर आया है। ये बात तो रजक जी भी, श्याम जी भी लगभग मानेंगे। अनंत विजय जी हमारे साथ मौजूद है। अनंत जी, क्योंकि मेरा अधिकार, मेरे परिवार का अधिकार, तेरा अधिकार, इसके बीच की लड़ाई भी इस अधिकार यात्राओं में दिखाई पड़ रही है। बिहार इस पूरे यात्राओं के, इस पूरे मिशन को, या कहा जाए राजनीतिक जो पूरी विचारधारा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से देख रहा है, और ये मुद्दा कितना बड़ा है अपने आप में? देखिए, मुझे तो एक तो ये अधिकार जो है ये बहुत क्लीशे हो गया है। किसको अधिकार, कैसा अधिकार, कौन सा अधिकार, क्या सत्ता का अधिकार चाहिए? मतलब
अधिकार शब्द को इतना, अब तो पता चला कल को तेज प्रताप जी अपने अधिकार के लिए यात्रा निकाल के चल देंगे। वो तो राघोपुर में कैंप ही किए हुए थे 3-4 दिनों से, वो भी एक अधिकार मांग रहे हैं। उसके बाद वो महिला भी अधिकार मांग रही है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारा भ्रम फैला था। तो अधिकार यात्रा ये सब एक कैची वर्ड है जो पीआर कंपनी दे देती है, उसी अधिकार को मांगने के लिए नेता निकल पड़ते हैं। लेकिन असली मुद्दे पे बात होनी चाहिए। बिहार में अपराध जिस प्रकार से लालू यादव के शासनकाल में था, और मनीष जी अभी बता रहे हैं, लेकिन मनीष जी 2 बार तो तेजस्वी जी 20 साल थोड़ी ना नीतीश जी का शासन है, 2 बार तो जीवनी शक्ति नीतीश बाबू ने तेजस्वी जी को दी है। और आप याद करिए कि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले जब वो पोल्स आने लगे थे तो पटना की सड़कों पर किस प्रकार का हुड़दंग हुआ था, क्या याद नहीं है पटना के लोगों को वो बातें? किस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं किसी मतलब पार्टी विशेष की सत्ता में आने की आहट को सुनते हुए। तो मुझे लगता है, और मुझे तो मनीष जी, मैंने तो झेला है, मैंने 5 साल में ग्रेजुएशन किया है बिहार में, तो मैंने तो वो पूरा दौर देखा है। गया में जिस आईआईटी इंजीनियर की हत्या हुई थी उसको भी हमने देखा, और उसको बहुत करीब से देखा है। चंदा बाबू भी सिवान के लोगों को अभी भी याद होगा कि किस प्रकार चंदा बाबू के बेटों को अमली खोलते हुए अमल में डाल दिया गया था। ये सारी चीजें बिहार की जनता के सामने है। बिल्कुल, शायद ये ऐसे विषय रहे हैं बिहार की राजनीति में जो अपने आप में शायद आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। शायद इसीलिए मूलभूत सुविधाएं हो या अपराध जैसी बातें हो, बिहार में आज भी एक बड़ा सियासी मसला और मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस विषय पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ खास बातचीत में आगे बढ़ाने के लिए। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो कि बिहार से जुड़ी हुई। इस बीच बिहार सरकार ने राज्य के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने घोषणा की है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाली राशि पर ब्याज नहीं लगेगा। राज्य सरकार पहले सामान्य अभ्यर्थियों से 4% का ब्याज लेती थी, लेकिन जबकि महिलाओं और दिव्यांग को केवल 1% ब्याज देना पड़ता था। सीएम नीतीश कुमार ने छात्रों को इसके साथ एक और बड़ी राहत दी है। पहले 2 लाख तक के लोन को चुकाने के लिए 60 महीने यानी कि 5 साल का वक्त दिया जाता था। इसे बढ़ाकर अब 84 महीना यानी 7 साल कर दिया गया है। वहीं 2 लाख से ज़्यादा की राशि को चुकाने के वक्त को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। सेवा का संकल्प लेकर विकास पथ पर बढ़ते जाना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मंत्र यही अपनाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला
अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बैठक की जानकारी साझा की है। बयान के मुताबिक इस दौरान भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा हुई है। बैठक में भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने को लेकर प्रयास तेज करने को लेकर भी सहमति बनी है। साथ ही एक पारस्परिक लाभकारी समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने को लेकर भी सहमति सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सशस्त्र बलों से युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़कर सोचने का आह्वान किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेनाओं को सूचना, जैविक और इकोलॉजिक जैसे अदृश्य और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि आज के युद्धों की अवधि का अनुमान लगाना मुश्किल है, इसलिए हमारी तैयारी हर स्थिति के लिए होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस यानी कि तालमेल को लेकर बहुत जरूरी बताया। उन्होंने आत्मनिर्भरता को देश की सामरिक स्वायत्तता की कुंजी बताते हुए रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि शक्ति, रणनीति और आत्मनिर्भरता 3 स्तंभ हैं जो भारत को 21वीं सदी में आवश्यक शक्ति प्रदान करेंगे। भारत के रक्षा क्षेत्र को आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का सम्मिश्रण बताते हुए रक्षा मंत्री ने कमांडरों से सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने और प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप सुदर्शन चक्र के निर्माण का प्रयास करने का आह्वान किया है। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि युद्ध की प्रकृति निरंतर बदल रही है और हाल के वैश्विक संघर्षों ने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सेना की प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि आज के युद्ध इतने अचानक और अप्रत्याशित होते हैं कि उनकी अवधि का पूर्वानुमान लगाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमें तैयार रहना होगा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी वृद्धि क्षमता पर्याप्त बनी रहे। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलाई जाएगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत।
आपको कई मैसेजेस आएंगे। गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे। डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे। अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे। बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही? भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस साझेदारी के तहत व्यापार, निवेश, नवाचार, ऊर्जा, जल प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शीघ्र शांति व स्थिरता की बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया है। मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष और 2026 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए डेनमार्क के मजबूत समर्थन की पुष्टि की है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि आज डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अपनी हरित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता के लिए डेनमार्क को शुभकामनाएं दी। यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने में हमारी साझा रुचि पर भी चर्चा हुई। और अब बात हमारी विशेष सीरीज की। साल 2014 में शुरू हुआ एक नया सफर, जब मिला देश को एक नया नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीत, नियत और परिणामों में बदलकर सामने दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी जमीन पर किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया है। हम आपके लिए लाए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के बीते 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने रख रहे हैं। इस सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे भारत के सॉफ्ट पावर की। भारत ने विश्व को आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग और आयुर्वेद को आज पूरी दुनिया में एक नई दृष्टि के साथ देखा जाने लगा है। 21 जून को विश्व योग दिवस और इस वर्ष से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने के निर्णय से यह साफ है कि भारतीय वैदिक परंपरा की यह जीवन पद्धति विश्व पटल पर भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की एक नई इबारत लिख रही है। जीवन को जी भरकर जीने की जड़ी बूटी है योग। योग से जुड़ना ही अपने आप में एक अद्भुत एहसास है। दरअसल योग एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं में आस्था है और आस्था के इस विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्स्थापित करने की ठानी।
और दुनिया ने उनकी बात भी मानी। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से योग को वैश्विक रूप में अपनाने का आह्वान किया। उनके इस आह्वान को दुनिया के 192 देशों ने समर्थन किया और 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। इसके बाद 21 जून 2015 एक ऐतिहासिक तारीख बन गई जब पहली बार पीएम मोदी की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम से आज भारत की इस प्राचीन विरासत को पूरी दुनिया अपना रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जब रेजोल्यूशन यूएनजीए द्वारा पारित की गई, उससे एक प्रकार से जो भारत का, भारतवासियों का अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर जो एक गर्व है, उस गर्व का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रकार से आप कहें तो स्वीकृति जो मिली और उसके बाद जो उसका प्रसार हुआ। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को महत्व दिया जाता है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रदूत के तौर पर संसार भर के लोगों तक योग और आयुर्वेद के इस अनमोल ज्ञान को पहुंचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार ने 9 नवंबर 2014 को आयुष का एक अलग मंत्रालय बनाया, जिसके जिम्मे आयुर्वेद के साथ साथ योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार ने इस साल से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी एकमात्र इंसान ने आज तक आजादी से कभी कोई काम किया हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का आयुर्वेद के प्रति लगाव बिल्कुल ही अलग लेवल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कहा है कि आज जब दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग, आयुर्वेद और होलिस्टिक लाइफस्टाइल पर ही जाती है। आयुर्वेद पर जाती है, भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर आज ये भारत की छवि को शांतिपूर्ण और समग्र रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, हर फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है
I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। Zero investment. Zero investment? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश को PM मित्र पार्क की सौगात देने जा रहे हैं। यह देश के 7 PM मित्र पार्क में से पहला पार्क होगा, जहां शीघ्र कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले सहित मालवा निमाड़ अंचल के कपास उत्पादक किसानों के जीवन में PM मित्र पार्क निर्णायक परिवर्तन लाने का एक बड़ा सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ भी करेंगे, जो अब तक के देश में महिलाओं बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान साबित होने जा रहा है। बुधवार 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार में होंगे। प्रधानमंत्री धार में PM मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। 2150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली यह औद्योगिक टाउनशिप विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगी। इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को विशेष रूप से अत्यंत लाभ होगा और रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश की धरती में फिर एक बार आकर के हमारे अपने प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान का और ये सेवा के पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। साथ साथ कॉटन उद्योग के लिए, खासकर कॉटन की हमारी राजधानी बने, इस तरह से कपास उत्पादक किसानों की दृष्टि से 6 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हमारा धार जिले में होने वाला है। धार में PM मित्र पार्क की स्थापना से कपास किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। जैसे देश में 7 में एक मित्र पार्क हुए हैं और उसमें से एक ट्राइबल जिले को चुना, वो भी धार को, और यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्राइबल है, तो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए बड़ी सौगात है। धार की धरती से PM महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई बड़े प्रयासों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ये देश में महिलाओं बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है। साथ ही देशव्यापी रक्तदान अभियान भी चलाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य हमारे जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करना और जागरूकता फैलाना कि महिला स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी रखे, कैसे वो अपना स्वस्थ आहार रखें, कैसे किसी जटिलता आने पर अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और स्वयं अपने आहार के जरिए, स्क्रीनिंग के जरिए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल के जरिए हर विमेन हेल्दी हो सके। PM प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में धनराशि ट्रांसफर करेंगे। इससे देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को लाभ होगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए PM सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे।
पीएम राज्य के लिए 1 करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यहाँ के क्षेत्र के लिए सर ये बहुत सुअवसर है कि इतना बड़ा पार्क बनने से उनकी अपनी जीविका के लिए सर एक रोजगार का माध्यम मिलेगा। किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ अधिकतर लोग कपास की खेती करते हैं और अधिक उत्पादन करके अधिक वही कंपनी में देंगे तो उनको मुनाफा होगा, फायदा होगा। ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में होंगे। 3 साल पहले 17 सितंबर को ही मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर उन्होंने देश के चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मित्र पार्क का न सिर्फ भूमि पूजन करने जा रहे हैं बल्कि महिला को स्वस्थ जीवन का अधिकार मिले इसकी तरफ भी एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, धार। तो कल मध्य प्रदेश से एक बड़ी शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। 10,000 के फ्री वाउचर्स के लिए क्लिक कर। फंस गए मैडम, फंस गए। तुम कौन? फ्री कूपन देने वाला स्कैमर। यहाँ आपने अपने सुंदर हाथों से लिंक पर टैप किया और वहाँ मैंने आपका पूरा मोबाइल हैक किया। हैक? पासवर्ड हैक, फोटोज मॉफ, OTP चोरी, AI यूज करके वो वाली साइट्स पे अपलोडिंग। ये सब? किसी और ने पॉपअप दबा दिया, मैं चला। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर अननोन लिंक पे क्लिक करने से आपको साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन का शिकार बना जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। नशे के खिलाफ देश में जारी अभियान को मोदी सरकार और तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिसका फायदा देश को नशा मुक्त करने में भी मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़े का शुभारंभ किया तो राज्य स्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों को संबोधित भी किया। अमित शाह ने सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से इस दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों के आंकड़े को देश के सामने रखा तो 2047 तक विकसित भारत के लिए नशे के खिलाफ इस लड़ाई को और तेज करने में आम लोगों से सहयोग की अपील भी की है।
देश भर में ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की ओर कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार एक और बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स विनष्टीकरण पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस मौके पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्य स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों को संबोधित किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ANTF प्रमुखों के साथ साथ अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भाग ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी लड़ाई अब ड्रग्स के व्यापार को कम करने की जगह जड़ से खत्म करने पर है। सबको इस लड़ाई में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। मित्रों, नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश से ड्रग्स के खतरे को मिटाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने ANTF प्रमुखों के सम्मेलन में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को नशे से बचाना जरूरी है। गृह मंत्री ने ड्रग्स के 3 स्तर के कार्टेल पर कड़ा प्रहार करने, विदेशी तस्करों को प्रत्यर्पित करने और जब्त ड्रग्स को नष्ट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के मौके पर NCB की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की गई। 2004 से 13 तक जब्त ड्रग्स की मात्रा देश में 26 लाख किलो थी और 14 से 25 तक 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग हमने पकड़ी है। ये बताता है कि हम प्रयास करते हैं तो सफल मिलता है। 4 गुना बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक विकसित और महान राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस सपने को पूरा करने के लिए देश का सुरक्षित होना जरूरी है और सुरक्षा तभी संभव है जब युवा पीढ़ी को ड्रग्स के खतरे से बचाया जाए। इस अभियान के तहत जब्त की गई नशीली दवाओं को वैज्ञानिक ढंग से नष्ट करने का कार्यक्रम है। इस अवसर पर 4,794 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं को सार्वजनिक रूप से नष्ट किया जाएगा। इससे न केवल देश भर में तस्करों के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगेगा, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने का एक मजबूत संदेश भी जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात मौसम के मिजाज की। मानसून का मौसम खत्म होने को है, लेकिन सितंबर में भी पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन से लगातार परेशानियां पैदा होती दिखाई पड़ रही हैं। देहरादून में अचानक भारी बारिश से समस्या खड़ी कर दी। कई इलाकों में पानी भर गया तो बड़ी आबादी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ा। उधर बारिश से उपजे हालात के बाद हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी राहत और बचाव एजेंसियों को लोगों के लिए जमीन पर उतरना पड़ा। और बाढ़ का कहर अभी भी कई राज्यों में जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने के कारण देहरादून सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार की रात से हो रही बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बारिश के कारण इस बार देहरादून जिले में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। जैसे जैसे नदियों का पानी उतर रहा है, तबाही का मंजर भी साफ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण बचाव अभियानों को अंजाम दिया, जिसमें 1 बच्चे और 497 छात्रों को सुरक्षित बचाया गया। NDRF ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। वहीं हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को सख्त अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। चेतावनी के मद्देनजर मंगलवार को नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़ में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली और PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल
सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मुख्यमंत्री धामी ने केसरवाला में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। देहरादून जिले के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आए पानी के बहाव के कारण रायपुर के मालदेवता में 100 मीटर लंबी सड़क बह गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रभावित परिवार को असुविधा न हो और राहत सामग्री, सुरक्षित ठहराव, भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सोमवार की रात को जहां जिले के धर्मपुर में सोनखड्ड के उफान से बस स्टैंड तबाह हो गया, तो वहीं निहरी तहसील में भूस्खलन की चपेट में आने से कच्चा मकान ढह गया। भूस्खलन इतना भयावह। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में ब्रिटिश सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी कंपनी ARM के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा डिजाइन और निर्मित 20 चिप्स का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 के तहत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम की अवधारणा को आगे बढ़ाने पर बल दिया। कार्यक्रम में सभी राज्यों के अधिकारी और कई राज्यों के कृषि मंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 5.0 के लिए समर्पित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना है। विशेष अभियान 5.0 का प्रारंभिक चरण 30 सितंबर तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2026 के अंत तक निकाय चुनाव को विधिवत ढंग से संपन्न करने को कहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि राज्य चुनाव आयोग को चुनाव की तारीख बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी में छोड़े जा रहे औद्योगिक कचरे से हो रहे जल प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लिया है। ये मामला विशेष रूप से जोधपुर और बालोतारा जिले के कई गांवों से जुड़ा है, जहां जोजरी नदी में बहाए जा रहे जहरीले औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ ने बीजापुर के कंचला जंगलों में तलाशी अभियान चलाया था। इस अभियान में नक्सलियों के ठिकाने से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटकों का एक जखीरा बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ की शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने रायपुर कोर्ट में 7,000 से ज्यादा पन्नों का चालान पेश किया। विशेष कोर्ट ने EOW के प्रोडक्शन वारंट पर सुनवाई की। ईडी ने चैतन्य को मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी बनाया है। सीबीआई ने वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला मामले में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 16 स्थानों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान सीबीआई को आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के कागजात आदि बरामद हुए हैं। इस मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र 84.63 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद हैं। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आगामी 1 अक्टूबर से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान टिकट के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक